क्वेश्चन नंबर 35, two particles A and B having charges 2 and -4 into 10 to the power -6 रिस्पेक्टिवली। चलो चार्ज लिख देते हैं, ओके, और उसको कोई लाइन पे अपने डेमोस्ट्रेट भी कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये लाइन है और उस लाइन पे यहाँ पे चार्ज A है, यहाँ पे, ओके, ये लोकेशन A एंड B। लोकेशन A पे जो चार्ज है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एंड B पे है -4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स एट सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। ये A और B के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। हमें चलेगा नहीं, हम क्या लिख देंगे उसको डायरेक्ट 0.2 मीटर, कोई प्रॉब्लम। 20 सेंटीमीटर को लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ए बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैंने सिर्फ ए ही ऑप्शन करने के लिए बोला है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी हुआ सेकंड चैप्टर में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? इस ए बी लाइन पे, वो हमें फाइंड करना है। अब सोच कर देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर जाता है। चलो भाई देखो यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव हो गया है आपका, ये ऐसी बात है, चलो तो कोई बात नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाए तो वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, राइट। और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाए तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाना है और उसको बाहर निकलना है, तो इस डायरेक्शन में तो दोनों एडअप हो रही है, तो यहाँ पे कभी जीरो हो सकता नहीं है। यहाँ पे तो बढ़ता जाएगा, दोनों एडअप हो रहा है। तो क्वेश्चन है अब इस साइड का कि यहाँ पे लेफ्ट, इस चार्ज के लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम देखने जाए तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो आंसर है पॉजिटिव के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, राइट। लेकिन नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में कहाँ होगा? तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। मतलब ए के लेफ्ट साइड में ये फील्ड जीरो हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ हो सकती है। तो हम सपोज कर लेते हैं, ऐसा करने में कोई चिंता नहीं है, कि मान लो कि ए से हम कुछ एक्स जितना डिस्टेंस आगे गए। कितना डिस्टेंस आगे जाएंगे? एक्स जितना। और वहाँ पे कोई पॉइंट पी मिला, वहाँ पी पॉइंट पे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? जीरो। तो सपोज a point P from left side net electric field is जीरो, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। चलो, तो अब हमें ए के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बात नंबर 2, ए के कारण जो हम फील्ड निकालेंगे फॉर पॉइंट ए, चलो निकाल ही देते हैं। फॉर पॉइंट ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं? ये, और वैल्यू क्या है चार्ज के लिए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के चार्ज है उसका 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर, राइट। एंड फॉर पॉइंट बी के लिए भी फील्ड निकाल देते हैं अपने मैग्नीट्यूड। तो ई बी इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है? -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 0.2 प्लस एक्स होगा ये, अगर ध्यान से देखने जाए तो यहाँ से यहाँ तक 0.2 और यहाँ से यहाँ तक एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एक्स प्लस 0.2 स्क्वायर। हमें सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये यहाँ है, ये वहाँ है, राइट। नाउ लेट्स टेक अ रेशियो ऑफ ई ए टू ई बी। ई ए डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? ई बी। ई ए अपना ये रहा और ई बी अपना वो भी आपके सामने है। तो क्या लिख सकते हैं? ई ए की जगह के 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई बी क्या लिख सकते हैं अपने?
k इंटू 4 × 10⁻⁶, और उसको x + 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x + 0.2 ब्रैकेट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे EA और EB ये दोनों की वैल्यू ऑपोजिट तो है ही, क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सही बात है ना? तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट P EA = क्या होना चाहिए? EB। ऑपोजिट तो है ही है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो 0, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 = अगर 1 है तो इसको पूरा लेफ्ट साइड ला दूँ, तो ये पूरा लेफ्ट साइड ला देते तो x²। ओके, ये k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x² × 4 × 10⁻⁶ = 2 × 10⁻⁶ x + 0.2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 2x² = इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 0.2 2 जा 0.4x + 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.04। क्या बनाइए? क्वाड्रेटिक। सॉल्व करो घर पे बैठ के, आंसर लाओ। डन है? सीधा क्वाड्रेटिक नहीं आता तो श्रीधर आचार्य यूज करो, जो करना हो करो, x की वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर होगा। डन है ये, आगे जाए। और कोई प्रॉब्लम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्न yesterday we have discussed about electric dipole. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इट वाज ए इजी टास्क, एंड देन आवर डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज हो, इक्वल एंड ऑपोजिट, separated by some distance, these systems are known as a electric dipole. Dipole moment, that means strength of dipole defined by Q into 2L. जिसका dipole, okay, the value of dipole moment is what? So it gives the magnitude of torque when this dipole is kept in uniform magnetic field, uniform electric field, and perpendicular to it, and the magnitude of that electric field is a 1 Newton per Coulomb. वो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ये हमने डिफाइन कर दिया था। उसका यूनिट होता था कूलम इंटू मीटर। डायरेक्शन होती थी कहाँ से कहाँ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की डायरेक्शन में एक्ट होता था। टॉर्क, जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, जो टॉर्क लगता था वो क्या लगता था? P क्रॉस E, जिसका मैग्नीट्यूड हम लिखते थे PE sin थीटा। बरोबर है? फिर हम अलग अलग इक्विलिब्रियम देखे समझे थे। 0 डिग्री पे ये कैसा इक्विलिब्रियम में होता है? स्टेबल, मतलब वहाँ से कोई हिलाएगा तो वापस वहाँ ही आके रुकेगा। लेकिन 180 कैसा होता है? अनस्टेबल, वहाँ से कोई हिलाएगा तो पूरा घूम के कहाँ आएगा? 0 पे आएगा। डन है ये। आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड है, यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा। So let's start concept to be covered. तो फर्स्ट हमारा आज का टारगेट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अलग अलग लोकेशन पे फाइंड करेंगे। ऑन अ एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एंड थर्ड हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा ऑन जनरल पॉइंट, है ना? ऑन जनरल लोकेशन, कोई भी जगह पे। डन है, ये अपना हो जाए। फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड रहेगा डाइपोल मोमेंट केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा इसके अंदर आगे, वर्क डन ऑन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फोर्थ रखेंगे अपने
एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन शॉर्ट, राइट है। उसके आगे अगर यहाँ तक हो जाए तो अच्छी बात है, अगर मान लो कि यहाँ तक हो जाए तो उसके आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट कर देंगे। डन है, चालू करें पहले से काम। चलो तो टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हमें पता है डाइपोल किससे बना है, तो डाइपोल दो चार्ज से बना है। एक कैसा चार्ज, नेगेटिव, और एक कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो मान लो ये कुछ डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को जो जोड़ती हुई लाइन होती है, ओके, अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन विच इज कनेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इसको हम एक्सियल लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन बोलेंगे, तो पहले हम ये लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर ये दोनों चार्ज को जोड़ती हुई लाइन से परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, और फिर बोलेंगे कि ये दोनों लाइन नहीं, कोई भी जगह, मान लो मेरा पॉइंट P यहाँ है, चलो P नहीं, मेरा पॉइंट A यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा। डन है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करें अपने, कहाँ रखते हैं पहले, एक्सियल लाइन पे रखते हैं। इसी डायग्राम में स्टार्ट कर देता हूँ, बरोबर, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लो सपोज एट दिस पॉइंट A, our point A is situated here, okay, and we want a electric field due to this system of charge at point A. सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट A is situated at distance R, okay, this is the center of this डाइपोल। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, L, और यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, L। और ये सेंटर से ये A पॉइंट की जो दूरी है, सेंटर से जो A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमने मेजर किया, वो कितना मिलता है अपने को, सपोज कर लेते हैं R, कितना मिला। डन है, तो नाउ यहाँ पे ओके, डिस्टेंस का एक पहले तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अब पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आंसर है टुवर्ड्स राइट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम, और इसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आंसर है नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टुवर्ड्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा रह जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से आएगी या जाएगी, तो माइनस में जाएगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। दैट्स मीन दोनों ऑपोजिट है यहाँ पे, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। लेकिन थोड़ा और गहराई से सोचो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सोर्स चार्ज के कारण, उसका फॉर्मूला क्या है, KQ/, यहाँ चार्ज तो दोनों का सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी किस पे है, R पे है। तो ये वाला लोकेशन जिस चार्ज के नज़दीक होगा उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे E+Q बड़ा होगा या E-Q, E+Q बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा। डन है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, E+Q में से -Q सब्सट्रैक्ट करो, और डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है, कौन सी, राइट साइड। ओके, ये माइनस है ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कौन सा होता है, नेगेटिव टू। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कोई प्रॉब्लम, और ये भी कौन सी डायरेक्शन में, राइट्स। तो एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग P। याद रहेगा ये, जिस डायरेक्शन में मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लिख दे ये सब चीज को। चलो तो सपोज a point A situated on axial line, therefore distance of A from positive charge, है ना,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम प्लस क्यू क्या हो जाएगा यार, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना। तो ये पॉजिटिव क्यू से देखो, ये टोटल डिस्टेंस आर है, और पॉजिटिव क्यू से तो ये से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल करूँ तो ये इतना मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव क्यू से वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर माइनस एल। सेम एज इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ए वहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आर है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा एल, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस एल। डिस्टेंस पता चल गया, मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, आ रही है, चली जाती है यार। आना हो तो आ जा भाई, तड़पा मत। चलो स्टार्ट करते हैं आगे के काम। डिस्टेंस आ गया, चार्ज आ गया, चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या आया अपना, आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ई माइनस क्यू इज इक्वल टू के माइनस क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ओके, डन है ये। अब हमें पता है पॉजिटिव तो बड़ा है, यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस, दैट्स वाई। हाँ, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। E पॉजिटिव क्यू ग्रेटर देन नेगेटिव, दैट्स मीन रिजल्ट दो दोस्त है, आने आने वाली है, चली जा, नहीं चाहिए तो। फिर से, हियर ई पॉजिटिव क्यू ग्रेटर देन ई नेगेटिव क्यू, दैट्स मीन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट। ओके, अभी तो समझ जाए, इसके लिए समझ में आया। 1 महीने 2 महीने के बाद देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ होगा ना, उससे याद आएगा। चलो तो अब हम निकाल देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर। नेगेटिव होगा के क्यू, ओके ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बस सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। फटाफट करें कार्यक्रम, आगे स्टार्ट। के क्यू ये क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई, वो वहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। जो स्टेप समझ में ना आए बता देना। के क्यू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 2RL, ओके, माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखने जाओ तो ये आर माइनस एल, आर प्लस एल दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, आर माइनस एल एंड आर प्लस एल दोनों को एक घर में रख सकते हैं, और ये a प्लस बी ए माइनस बी हुआ, दैट्स मीन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे आगे के स्टेप कर लेते हैं फटाफट। के क्यू न्यूमरेटर में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2RL माइनस माइनस 2RL, कितने टाइम्स RL हो जाएगा, 4 टाइम्स RL डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। डन है। तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाइंग वर्जन। अब हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि हमारा NaCl मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है।
ओके, दैट्स मीन ये जो एल है, जो डिस्टेंस एल है, वो आर के कंपैरिजन में क्या है, एल तो देखो टोटल का भी आधा है, तो दिस एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। ओके, हमारा ये जो एल है हियर, हियर द डिस्टेंस एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी तो जहाँ जहाँ एल एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होगा वहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे एल हमें दिख रहा है, वो एल को हम क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, ये के क्यू 4 टाइम्स आर एल डिवाइड बाय, इसको ज़ीरो रख देंगे तो आर्स का क्या हो जाएगा, आर रेस टू 4 हो जाएगा। अब ये 4 है, ये आर है, तो एक एक आर कट करेंगे तो क्या बचेगा, क्यूब। अब हमें एक फॉर्मेट मिला, चलो तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से अगर आप बोलो तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि के को एज इट इज रखता हूँ, इस 4 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ 2 × 2 में, तो 2 4 को स्प्लिट करेंगे 2 × 2 में, तो क्यू एक 2 हम एल के साथ रखते हैं एंड इंटू 2 डिवाइड बाय आर क्यू। जस्ट टर्म्स को थोड़ा अरेंज करके रखा जैसा मेरे को चाहिए, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे Q × 2L क्या होता है, P होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है। तो उसकी जगह हम वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। So instead of Q × 2L we can put the value of P. So this will be 2 kp डिवाइड बाय आर क्यूब। ये हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सियल लाइन, एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, इन डायरेक्शन अलोंग P, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ P। कोई प्रॉब्लम, वेक्टर हटा दो तो मैग्नीट्यूड 2 kp अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन देखने जाओ तो विथ वेक्टर अलोंग P या तो इन डायरेक्शन ऑफ P, इजी है। तो अब हमें क्या याद रखना है, रिजल्ट, फॉर्मूला याद रहेगा। अब हम इक्विटोरियल लाइन पे बात करते हैं, चलो उसके लिए नई फिगर हमें बनानी पड़ेगी। ये हमारा चार्ज, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, दोनों के सेंटर से हम एक लाइन निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर लग रही है ये, हाँ या ना, अब लग रही है बरोबर, चलो लग रही है। मान लेते हैं कि ऑन इक्विटोरियल लाइन एट पॉइंट ए वी वांट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे चाहिए अपने को, सॉरी, तीसरी आएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। ये एसी चालू है, बंद है, हम्म, चलो तो सो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वेटोरियल लाइन, सपोज वी वांट फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट पॉइंट ए ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। तो ये ए पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर है, कितनी मान लेते हैं, सेंटर से, ये अपना सेंटर है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता है एल, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है एल। अगर अगर एल लिया होता तो क्या लिखना पड़ता है, L/2, L/2, एल ले ली, लेकिन हमने 2L लिया है, कितना लिया है, तो एल हो गया। चलो अब ये नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, चलो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे कैसे जाएगी, तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम, सही बात है ना। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं ई प्लस क्यू लिख देता हूँ और इसको मैं ई माइनस क्यू लिख देता हूँ। डन है ये। अब हम दोनों चार्ज के कारण लगते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो चलो, फॉर चार्ज, फॉर ओके ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो वो ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। के तो के है, क्यू क्या है, ओके हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस है तो हमारा ये मेथड पता है, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू और आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो ये एल है ये आर है, तो पाइथागोरस से क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण देखो, डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज भी सेम है, तो जो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, पॉजिटिव का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ई। क्या मान लेते हैं, ई। चलो अब यहाँ पे डायरेक्शन के पास आ जाते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा। चलो अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, किसके, फोर्स के। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। चलो अब ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, ये, या तो यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल थीटा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा बनाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, चलो इतना चीज समझ में आ गई। ये थीटा, अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, ई, और यहाँ पे इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, ई। चलो इस ई को रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में, ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये किसके बारे में बात हुई, पॉजिटिव के बारे में, राइट। अब नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज को अगर देखने जाए तो ये अगर ई है तो इस डायरेक्शन में ये कितना एंगल बनाएगा, तो देखो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा ना, जेड। यहाँ पे क्या बोलेंगे अपने, ये हुआ ऑल्टरनेट और ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अपना ऑल्टरनेट थीटा, ये तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, ई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो वो नीचे कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, ई साइन थीटा। तो अब जियोमेट्री और फिगर को देखकर बताओ कि दोनों के, ये येलो वाला पॉजिटिव, व्हाइट वाला नेगेटिव, तो इसका ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंगल भी सेम है, तो इसका साइन थीटा इसका ई साइन थीटा को क्या करेगा, कैंसल आउट। तो अब हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करें, तो ई साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनेगी, 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम भाई, हाँ या ना। मानसी जी, आप वो थीटा में अभी तक तो नहीं फंसे पड़े हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये इतना तो ये इतना, 2 ई कॉस थीटा। ओके, तो 2 की वैल्यू 2 होती है, ई की वैल्यू निकाल कर बैठे हैं, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा। तो इस जियोमेट्री को देखकर कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने, एडजेसेंट डिवाइड बाय, तो ये होगा एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है स्क्वायर वाली। चलो तो इसकी ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, उसके अंदर। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स
ई है हमारा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1 इंटू एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1/2। ये नेट एक्सप्रेशन हुआ हमारा। डन है। सिंप्लीफाई करते हैं फिर से। 2 टाइम्स के यू इंटू एल, इसको हम क्या लिखेंगे? पी। तो ये तो न्यूमरेटर तो चलो हो जाएगा के इंटू पी। अब बाकी सारी स्टोरी के बारे में सोचते हैं। आर स्क्वायर एल स्क्वायर रेस टू 1, आर स्क्वायर एल स्क्वायर रेस टू 1/2, तो नेट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एल स्क्वायर रेस टू 3 बाय, हमारा जो आर है वो एल है वो आर के कंपैरिजन में क्या है? बहुत छोटा है ना। एल है, सेंटेंस उल्टा, हमारा जो एल है वो आर के कंपैरिजन में क्या है? बहुत छोटा है। डन है। तो इस केस के लिए हम एल की वैल्यू क्या रख सकते हैं? प्लस और माइनस में 0 रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 0। तो आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? आर, और उसका क्यूब क्या हो जाएगा? आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नेट हो जाएगा के टाइम्स पी डिवाइड बाय आर क्यूब। और ये हमें क्या मिला? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डायरेक्शन तो आपने खुद नहीं देख ली, कहाँ आ रही है? राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ आया ये डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन में आया। तो डायरेक्शन नेट ये रहेगा, लेकिन हम तो थोड़ा प्रोफेशनल बोले तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? राइट। और ये उससे क्या आया? उल्टा। तो हम इक्वेटोरियल लाइन पे याद रखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ पी। डन है ये। तो डायरेक्शन के लिए हम याद रख लेते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। कोई इश्यू? नो इश्यू। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं इस छोटी सी बात पे। एक आध नंबर का एमसीक्यूज बन सकता है कि हमें रिवीजन ई ऑन अ एक्सियल लाइन कितना मिला? 2 टाइम्स के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम? एंड ई इक्वेटोरियल पे कितना मिला? के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। तो इस के पी डिवाइड बाय आर क्यूब की जगह मैं ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूँ। तो अगर मान लो सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पे एक्सीएल पे आप कोई वैल्यू निकालते हो, वही आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पे जाओगे तो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो इस के पी डिवाइड बाय आर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं कि ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। कोई प्रॉब्लम? सिंपल कहीं पूछ ले कि भाई इक्वेटोरियल पे इतना है, एक्सिस पे बताओ, तो हमें लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत, सीधा देख लो जहाँ का दिया उसके हिसाब से अरेंज कर लेने का। ओके। एक और नोट डाउन करने वाली बात कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कितना होता था? तो वो होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल था, मतलब ये डिप्लीट होगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। एंड जो डाइपोल मोमेंट है क्या है हमारा? ई ड्यू टू डाइपोल, वो हमने देखा वो किसके प्रोपोर्शनल में आता है? डिस्टेंस के क्यूब में। बरोबर। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट मतलब जीरो हो जाना। दोनों में से जल्दी जीरो कौन होगा? यही वाला होगा, डाइपोल वाला। तो डाइपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में दूर जा पाएगी। क्यों? इक्वेशन बोल रहा है हमें। कोई प्रॉब्लम? हम जा सकते हैं आगे। तो हमारा इसी के साथ दोनों लोकेशन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात स्टार्ट कर सकते हैं एट जनरल लोकेशन। कहाँ बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब वो प्लेन में कोई भी पॉइंट पे दिया हो। तो डाइपोल हमारे परंपरा के हिसाब से डाइपोल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज माय डाइपोल
यहाँ पे हमारा चार्ज नेगेटिव क्यू, यहाँ पे मेरा चार्ज पॉजिटिव क्यू। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ कहीं पे है, और इस सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, कुछ आर जितने डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ कहीं पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो अब हमारा पॉइंट ए यहाँ पे है, हमें इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल के कारण। वो पॉइंट ए है, सेंटर से आर जितनी दूरी पे है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ पोजीशन वेक्टर आर है। डन है। वो पोजीशन वेक्टर डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? करें स्टार्ट गाइस। ओके, हम इस P को दो, ये P ये R के लाइन के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता है, तो हम इस P को अलोंग R एंड परपेंडिकुलर टू R रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस P को अलोंग R अगर कंपोनेंट लिखने जाऊंगा तो ये होगा, ओके, एंड परपेंडिकुलर R कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर पहले तो? सो वी हैव रिजॉल्व P इन टू डायरेक्शन। ये अगर इसकी अगर वैल्यू P है, इसकी अगर वैल्यू P है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत पहली बात में समझ में आ रही है ये बात? हाँ, ऐसे हाँ ना बोलो। डन है। ये हमारा वो वाला प्लेन हो गया, आर से परपेंडिकुलर प्लेन, और एक दूसरा भी प्लेन बना देता हूँ अलोंग आर, मतलब लाइन बना देता हूँ जिससे अपने को रेफरेंस पता चले। डन है। अब एक सिंपल सी बात, अगर आपको ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है और उसकी P की वैल्यू पता है, तो उसके एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, 2kp/r³। तो अब डाइपोल को भूल जाओ, है ही नहीं। हमें पता है कि ये वाली जो एक्सिस है वहां पे डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, ये वाली लाइन पे ही है। और ये वाली लाइन पे ये पॉइंट ए कहाँ पे आएगा, एक्सियल लाइन पे आएगा। तो उस एक्सियल पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P cos थीटा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2kp cos थीटा डिवाइड बाई r³। इजी। अब दूसरा, हमारा दूसरा डाइपोल मोमेंट ऐसा है जिससे ये डिस्टेंस कितना दूर है r, तो ये दूसरे डाइपोल मोमेंट इसके किस वाली लाइन पे आएगा, इक्वेटोरियल, है ना। तो उस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, P sin थीटा। तो इक्वेटोरियल पे r डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, केपी साइन थीटा। यहाँ P की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, केपी साइन थीटा डिवाइड बाई r³। कोई प्रॉब्लम? इजी, लिख देते हैं चलो तो इस चीज को। सपोज अ पॉइंट A which is, suppose a point A situated in a plane whose position vector makes an angle theta with the dipole moment P। डन है। सो लेट्स resolve dipole moment P along R and perpendicular to R।
डन है। तो along r the value of p become p cos theta and perpendicular to r the value of p क्या हो जाएगा, p sin theta। कोई प्रॉब्लम? ओके, along r that's mean a point A situated on a axial line of a p cos theta। लिख सकते हैं from the figure point A situated on axial line of P cos theta, therefore electric field due to this P cos theta on an axial line at point A, है ना। तो ये अपना कौन सा कंपोनेंट है, तो E along R, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, along R है। तो उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं E along R कैन बी फाइंड बाय 2 टाइम्स K, P की वैल्यू क्या है cos थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है R क्यूब। कोई प्रॉब्लम? सेम एज इट इज फ्रॉम द फिगर पॉइंट ए सिचुएटेड ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा। समझ में आ रही है जीबीतेश बात? ओके, अगेन a point A is situated on equatorial line of P sin थीटा। तो E, ये जो E अब देगा वो क्या देगा, परपेंडिकुलर टू R है ना। यहाँ पे ये वाला क्या, ये वाले कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जो E फाइंड करेंगे वो किसके करेंगे, E से परपेंडिकुलर। हमें पता है कि एक्सियल लाइन पे जो होगा, डायरेक्शन की बात कर लूँ थोड़ी, यहाँ पे जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अलोंग P होती है। P cos थीटा का डायरेक्शन ये है, तो अलोंग P मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द लाइन। एंड इक्वेटोरियल पे जो बनती है वो ऑपोजिट ऑफ P होती है, तो P तो यहाँ है, तो ये कहाँ बनेगी, यहाँ, एंड परपेंडिकुलर टू दैट पोजीशन वेक्टर। समझ रहे बात? चलो तो लिख देते हैं इस चीज को। सो गिव पॉइंट ए इज सिचुएटेड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा, सो E perpendicular to R component given by KP sin थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो R ही है, दैट्स R क्यूब। चलो तो ये दोनों वेक्टर को मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि ये देखने में कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के कारण कहाँ होगा। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे है, एक अलोंग आर एंड एक परपेंडिकुलर टू आर। ये किसके कारण आया अपना, E along R एंड E परपेंडिकुलर टू R, दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। चलो तो देयरफॉर हियर, ओके समझ में आ गया। तो हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाइंड बाय अंडर रूट E पैरेलल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर। रख दे सारी वैल्यू उसके अंदर। चलो तो E पैरेलल है हमारा, ओके अलोंग मतलब पैरेलल, ये समझ में आती है बात। 2 KP cos थीटा डिवाइड बाय R क्यूब प्लस KP cos थीटा KP sin थीटा डिवाइड बाय R क्यूब। क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, तो KP डिवाइड बाय R क्यूब क्या निकल जाएगा, कॉमन, राइट। ओके, और स्क्वायर है, ये क्या है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और KP डिवाइड बाय R क्यूब सेम एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे KP डिवाइड बाय R क्यूब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, KP डिवाइड बाय R क्यूब निकल गया, 2 cos थीटा,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके लिखे तो प्लस है तो बीच में प्लस के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, बाहर चला गया साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं अपने। चलो तो सो 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर। तो लास्ट पेज पे कंक्लूजन लिख देते हैं कि जो हमारा ई नेट मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के पी डिवाइड बाय आर क्यूब, 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो ये हो गया आपका आंसर। डन है। वेर थीटा इज व्हाट, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड पी। ओके, एंगल बिटवीन, ओके मैं बहुत सारी बातें ऐसे लिखने में मिस कर देता हूँ वो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ तब मेरा ध्यान जाता है, कोई बात नहीं सर, समझ में आया, पूरा लेक्चर अटेंड किया तो इतने तो बात समझ में आएगी ही आएगी। डन है ये। सो दिस इज अ resultant net electric field, magnitude of net electric field and theta is angle between r and p। चलो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको, अगर मान लो r और p के बीच का एंगल 0 बना दूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा, और 90 डिग्री बना दूँ तो इक्वेटोरियल। चेक करते हैं, लेट्स मेक थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन, चलो रखो 0 इसके अंदर, तो ई क्या होगा हमारा के पी डिवाइड बाय आर क्यूब, 3 जीरो का कॉस 0 क्या होता है 1, दैट्स मीन 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। कोई फर्क पड़ा नहीं, वही का वही आया। सेम आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, केस 2 एंगल अगर ले लो 90, तो ये कौन सी लाइन हो गई, इक्वेटोरियल लाइन हो गई। तो ई के पी इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय आर क्यूब, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कॉस स्क्वायर 90 के क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 0 होता है, लेकिन प्लस 1 भी है, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 क्या बचेगा 1, तो क्या आंसर आएगा के पी डिवाइड बाय, सर फॉर्मूला हमारा सही है। डन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई पर्टिकुलर एंगल दे देंगे आपको, या तो इसके एप्लीकेशन थ्रू कोई और ढूंढने का रहेगा, तो हमें ये याद होना चाहिए, इजी। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था इसके बाद, डाइपोल, यस डाइपोल मोमेंट केप्ट इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, डाइपोल मोमेंट केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म में तो हमने पहले दिन पहला ही टॉपिक में रख दिया था, राइट। डन है। अब नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पे कुछ इक्वेशन और ऐसा नहीं, अंडरस्टैंडिंग गेन करने हैं, इस डाइपोल मोमेंट के साथ क्या क्या होगा उसके साथ वो देखना है। तो मान लेते हैं कि ये अपना मान लेते हैं ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसी है, तो दिख रही है नॉन यूनिफॉर्म है ना, यहाँ क्राउडेड है, यहाँ क्राउडेड कम है। यहाँ पे मैं अपना चार्ज रख देता हूँ, मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकते हैं, ये अपना पॉजिटिव चार्ज जाए आगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मान लो ये E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या है E2 है, तो मुझे बताओ E2 ज़्यादा होगी या E1 ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन डू द एनालिसिस, हियर E2 इज ग्रेटर देन E1, चार्ज तो दोनों पे सेम है, तो दैट मीन्स Q से मल्टीप्लाई करूँ तो Q टाइम्स E2 ग्रेटर देन Q टाइम्स E1, तो QE क्या होता है, फोर्स हो जाता है, दैट्स मीन फोर्स ऑन अ चार्ज 2 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन अ चार्ज 1, तो दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगे, तो हैंस नेट
फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे फिगर के अकॉर्डिंग, दैट्स मीन देयर इज अ नेट फोर्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डाइपोल मोमेंट क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, लीनियर मोशन स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट स्टार्ट, डाइपोल मोमेंट स्टार्ट्स लीनियर मोशन, और वहां पे ये क्या हो गया था, जीरो हो गया था, इसके लिए लीनियर मोशन करता नहीं था। अब मान लो मेरे पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स यहाँ पे लगता है 10 न्यूटन और एक फोर्स यहाँ पे लगता है 6 न्यूटन। तो इस बॉडी के साथ क्या क्या हादसे होंगे, तो सर नेट फोर्स क्या लगेगा, इसका जो नेट फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में 10 - 6 4 न्यूटन से वो मोशन में आ जाएगा, मतलब लीनियर मोशन तो करेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि 4 न्यूटन से आ जाएगा तो बाकी का जो 6 न्यूटन है, ये 6 और इसका 10 था टोटल, तो इसका ये तो 4 से ही ऐसे गया, बाकी का 6 कहाँ चला गया। तो आप ऐसे सोच सकते हो ना, अगर इस 10 को मैं 2 में डिवाइड करूँ तो ये 4 ये रहा, तो बाकी का 6 तो यहाँ पे लगता ही होगा। तो ये 6 और ये 6 दोनों क्या है, इक्वल ऑपोजिट, नॉन कोलिनियर। तो ये दो क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क, ये दो क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क। दैट्स मीन देयर इज ऑल्सो अ सम पार्ट ऑफ द फोर्स आर एक्टिंग इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड नॉन कोलिनियर, एंड ड्यू टू दैट फोर्स अ डाइपोल विल स्टार्ट रोटेशनल मोशन, है ना। डाइपोल विल ऑल्सो एक्सपीरियंस, बात समझ में आ रही है ना, डाइपोल also experience torque to perform rotational motion। ऐसा मोशन कहाँ दे, ऐसा मोशन को आप इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा, तो ये मोशन ऐसा होगा, डाइपोल आगे भी जा रहा है और गोल भी घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, घूम तो जाए आज मारो डाइपोल। ऐसे ही गरबे में यही करते हैं ना, गोल गोल भी घूमते हैं और आगे भी जाते हैं। तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नवरात्रि में, नॉन यूनिफॉर्म होती है, कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। चलो तो ऐसा लिख कर मत आना जा सकते हैं आगे अपने। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हाँ हाँ पूछो। लिनियरली चल रहा है, अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नॉन कोलिनियर है। और जब भी तू करके देख सकता है, जब भी ऐसा दो नॉन कोलिनियर फोर्स लगेगा तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट लिनियर मोशन तो स्टार्ट करेगा। ओके, क्यों रिजल्टेंट 4 है, मतलब बाकी का 6 को बैलेंस किसने किया, इस 6 ने किया। तो वो 6 इसको भूल जाए तो ये 6 है तो सही, और ये 6 और ये 6 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये दोनों 6 इक्वल एंड ऑपोजिट है लेकिन कोलिनियर। तो ये दोनों क्या क्या क्रिएट करेंगे, टॉर्क क्रिएट करेंगे। ये अपने मैकेनिक्स में देखा था, राइट। कोई डाउट और कुछ बात समझ में आई, क्यों ये ऐसा होता है, शुभम, है ना, हाँ ना बोलेंगे ऐसे थोड़ा, हाँ ना, तो क्या मेरे को ऐसे फील आया कि नहीं सब मैं अकेला नहीं, आप भी पढ़ रहे हो। चलो तो जाए आगे। एंजॉय फिजिक्स, देखो एंजॉय है, मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैं भले ही आपको मिले बट आई एम ऑलवेज एंजॉइंग माई सब्जेक्ट, तो मेरे साथ आप भी करने चाहिए नया टॉपिक स्टार्ट करते, वर्क डन ऑन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। कहाँ से कहाँ करेगी, तो सर वो डिपेंड है थीटा पे, कहीं से पे भी रखेंगे कहाँ जाने की कोशिश करेगी, जीरो पे, कोई प्रॉब्लम। चलो तो लेट्स स्टार्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डेमोस्ट्रेट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेने का ये कैसी है, यूनिफॉर्म है, बरोबर। और यहाँ पे हमने डाइपोल रख दिया है अपना समवेयर विद द एंगल थीटा। ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट का कोई एक्सिस भी हम ड्रॉ कर देते हैं अपने रेफरेंस के लिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ ई। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ पी का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। डायरेक्शन ऑफ ई यहाँ पे कहाँ है, ये डायरेक्शन में है। सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा, बरोबर। तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसा मान के चलते कि मान लो ये डाइपोल जब अलोंग पी होगा तब थीटा 1 कितना होगा, 0 होगा। जब ये घूमते 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 90 डिग्री चला जाएगा या कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा पे चला जाएगा तो अपने बोलते हैं इसको थीटा 2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, थीटा। तो 0 से थीटा गया, उसके लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है। हमारा डाइपोल है वो इस सिचुएशन में है कहीं पे। अगर ये सिचुएशन में एंगल 0 बना दूँ तो ऐसा हो जाएगा। अब उसको अपने यहाँ से कोई पर्टिकुलर कोई भी एंगल पे ले जा सकते हैं। तो अपने कोई थीटा 1 0 था, वहाँ 0 से हम थीटा 2 एंगल पे कोई थीटा पे लेकर गए, मतलब यहाँ से हम यहाँ लाए। और ये एंगल थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। करें स्टार्ट ये कार्यक्रम। चलो, वर्क डन क्या होता था, तो वर्क डन होता था सर नॉर्मल लैंग्वेज में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वो किसके लिए था, लीनियर के लिए। रोटेशनल के लिए वर्क डन क्या हो जाता था, तो सेम टू सेम फॉर्मूला, लेकिन फोर्स की जगह कौन आ जाता था, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स मीन थीटा। दैट्स मीन यहाँ पे वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, टाउ इनटू थीटा से। कोई प्रॉब्लम, वर्क डन कैन बी फाइंड बाय टाउ इनटू थीटा। ये हमारा हुआ फंडामेंटल लॉजिक। आ जाते हैं अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिपेंडेंसी या पी की डिपेंडेंसी है वो किस पे है, एंगल पे है ना। जैसे जैसे ये पी का डायरेक्शन बदलेगा तो ये जो ई है, चार्ज ई, उसका एंगल भी चेंज होगा। तो हम डी थीटा के लिए कोई स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू सपोज करते हैं, है ना। सपोज चलो सीधी बात करते हैं, स्टोरी के अलावा सीधी पॉइंट पे बात पे आ जाते हैं। सपोज डाइपोल is rotated with angle d थीटा। ओके, डी थीटा जितना रोटेट हुआ, तो डी थीटा जितना रोटेट हुआ उसके लिए मैं टॉर्क क्या मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ। क्यों भाई ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो टॉर्क क्या है हमारा, पीई साइन थीटा। किस पे डिपेंडेंसी है उसकी, एंगल पे। एंगल जितना चेंज होगा उतना टॉर्क बदलेगा। तो मैं ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम सपोज कर लेते कि कोई डी थीटा के लिए द डाइपोल मोमेंट रोटेटेड विद डी थीटा, और उसके लिए जो टॉर्क लगा वो कितना लगा, टाउ एट दैट मोमेंट। सो फॉर दैट द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कैन बी डिफाइंड बाय टॉर्क टाउ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। इजी, समझ में आ रही है बात। चलो अब हम इस एंगल को, ये वर्क डन हमें स्मॉल वर्क डन मिला। अब हमें वर्क डन किसके लिए चाहिए, तो 0 से थीटा तक लेकर जाना है हमें इस वर्क डन को। या तो इन जनरल थीटा 1 से कहाँ लेकर जाना है, थीटा 2 लेकर जाना है। दैट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके, वी वांट वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स। तो दोनों साइड क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा अपना, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा अपना डी डब्ल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। कोई प्रॉब्लम, डी डब्ल्यू ओके, लिमिट लास्ट में रखता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं, बरोबर। तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, टाउ की वैल्यू हम सब जानते हैं, टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पीई साइन
थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी पीई साइन थीटा डी थीटा। अब गिवन सिचुएशन के लिए डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू सेम, तो बदल कौन रहा है, एंगल थीटा। तो पी और ई कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, उल्टी बात है थोड़ी, चलो बहुत बढ़िया। सो पीई इज इक्वल टू, आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, और अब हम लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, थीटा 1 से कहाँ जाना है, थीटा 2 इन जनरल सिचुएशन, इनिशियल टू। अब फिर वो जो भी दे अपने इसके अंदर वैल्यू रख दो, बात खत्म करो। तो आंसर हम लिखने जाएंगे तो दिस इज पीई, माइनस तो अंदर ही है, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हमारे लॉजिक वाला माइनस, एंड नाउ जो हमें अंदर मिला है माइनस कॉस थीटा 1, कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा पीई पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा 1 आगे लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ऑफ रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहेगा। क्या आया, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बारह होती जा रही है बातें अभी सर, धीरे धीरे और गहराई में चले जाते रहे हम, रोज कुछ नया आ रहा है, कोई बात नहीं, इजी है लेकिन सब अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं सब। चलो अब यहाँ पे आप हमारा जो स्पेशल केस था वो यहाँ पे आप इम्पोज करना चाहो तो कर सकते हो। क्या था हमारा, हमें क्या चाहिए था, जीरो से चाहिए था, राइट। हमने क्या बात की थी कि जीरो से थीटा जाए तो कितना, तो चलो लिख देते, थीटा 1 कितना, जीरो, एंड थीटा 2 कितना, थीटा, तो रख दो वैल्यू। तो W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 की जगह 0 एंड माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा। डन है। सो दिस इज व्हाट, तो पीई कॉस 0 इज अ माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, तो पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे ये तो जस्ट फॉर आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, ये या जनरलाइज फॉर्मेट तो क्या है, ये है, लेकिन ये हमने डिस्कस किया था कि ये फाइंड करना है, तो लो ये भी कर लिया। डन है। तो अपने इसको मैं केस बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, ये कोई केस नंबर 1 है, कोई प्रॉब्लम। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मोमेंट कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एनर्जी का रूल जानते हो, जो वर्क डन करोगे वो स्टोर होगा, और वही अगर एक स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग को जितना खींचोगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम। तो अब इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको, कैसे मिलेगी बताओ, उस पर लॉजिक आप खुद सोचो, क्योंकि आप मैकेनिक्स सीख कर आए हो, वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय बॉडी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर वर्क डन ऑन द बॉडी होता है, बॉडी का एनर्जी बढ़ता है, आइदर इट इज इन अ काइनेटिक और पोटेंशियल। सोच के बताओ कैसे कैसे फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मोमेंट कैप इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो डन है। तो देखो इसको एक खास तरीके से डिफाइन किया है, उसका रीज़न ये वो बहुत लंबा है, मैं आपको जो कंक्लूसिव टॉक है वो मैं बता देता हूँ, बाकी इसके रीज़न में अगर जाने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा और वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। पॉइंट की बात पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट फाइंड, डाइपोल मोमेंट के केस में कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक कन्वेंशन ले लिया है, क्या ले लिया है,
potential energy of dipole moment is what? So it is a work done. It is a work done of a dipole moment when it is rotating from 90 degree perpendicular to the electric field to the given point. नहीं समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, वो एक वर्क डन है. कौन सा वर्क डन? व्हेन यू प्लेस अ इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा. अब यहाँ परपेंडिकुलर रखने के बाद वो जितना डिग्री आगे घूमेगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलेंगे? वर्क डन. कौन सा वर्क डन? तो 90 डिग्री when you place a dipole moment in a uniform electric field perpendicular to it, okay, and then whatever the work done it will take, that work done converted into a potential energy. बिंगो. तो वर्क डन का फॉर्मूला ढूंढ के रखा है. पहला एंगल क्या रख देंगे? 90, और दूसरा एंगल क्या रखेंगे? थीटा. इजी है, उसी के लिए करके रखी थी बात. चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो हम थीटा वन पोटेंशियल वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो इन दिस केस थीटा वन कितना रखेंगे? 90, और थीटा टू कोई भी इन जनरल थीटा. सो दो शब्दों में अगर लिखने का ट्राई करें, सो इट इज द वर्क डन जब उसको परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, उसके बाद वो जो वर्क डन करे वो क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी. दैट्स मीन याद रखने वाली बात क्या याद रख सकते हैं? दैट मीन्स फॉर अ वर्क डन थीटा वन इज इक्वल टू 90 एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा. वो आप कोई भी इन जनरल दे सकते हैं, राइट? ये हुआ डिफाइन करने का तरीका. तो चलो, वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिफाइन करके आए. वर्क डन क्या होता था? पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. चलो, थीटा वन की जगह क्या रख देंगे? थीटा वन की जगह कॉस 90 एंड थीटा टू की जगह कॉस थीटा. कॉस 90 क्या होता था? 0. क्या होता था? ओके, एंड कॉस थीटा होता है. तो कंक्लूसिव फॉर्मूला क्या आएगा? पीई, लेकिन माइनस आगे आएगा कि नहीं आएगा? माइनस पीई कॉस थीटा. ये हमें क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. याद रहेगा, इक्वेशन हमें सिर्फ याद रखना है. अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बोल के आपको बताए कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो सिर्फ सीधा यही फॉर्मूला यूज करने के, बरोबर. लेकिन वर्क डन और वर्क डन वो सब में ले जाने की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला. बात समझ में आ रही है आपको, अपने को? चलो, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. अब आपको पता है एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी है? स्केलर. अगर स्केलर क्वांटिटी है और वो अगर दो वेक्टर से बनी है, P क्या है, E क्या है, दो वेक्टर से स्केलर कैसे मिल सकता है? जब प्रोडक्ट कौन सा हो? डॉट. तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखने जाए तो ये A डॉट अगर मेरे पास B हो, क्या हो? ओके, इसका डिस्कशन में हाँ अलग करता हूँ, बरोबर. अगर A डॉट B हो तो उसको हम क्या लिखते थे? ए बी कॉस थीटा. तो ए बी कॉस थीटा से A डॉट बी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इस कन्वेंशन से अगर हम U लिखने जाए तो U इज अ स्केलर क्वांटिटी, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, P डॉट क्या हो जाएगा? E. सो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी in form of a vector. So thank you very much guys to attending this lecture. We will meet in next class and we will start electric flux. We will understand first of all concept of electric flux, then we will define a Gauss law and its application. Thank you very much.